गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? कोई गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप सबके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं। वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन भी दिखेगा, एक्सप्लेनेशन भी उसी तरह का होगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी कोई अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि टाइम का बहुत ही महत्व है। देखिए ये जो क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी सेशन आपको दिए गए हैं, अगर उन सारे सेशन के क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, याद करते हैं, तो ये यकीन मानिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा तो बल्ले बल्ले बोल के निकलिएगा। ऐसे जितने भी सेशन हमने करवाए हैं, 5 से 6 सेशन मुश्किल से ऐसा हुआ है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये सवाल आता है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? ये अपने आप में बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कई बार ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको विदित है, ये बात जानकारी में है, पता है कि 20 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन बनाना है। हो सकता है उस 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी हो। इकाई सेल क्या होता है, यूनिट सेल के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आकाशीय जालक, ये आप देखे हैं, इसका एक सबसे छोटा सा, ये जो आप देख रहे हैं ना, सबसे छोटा सा भाग, और इसको अगर रिपीट किया जाए तो पूरा एक सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि पूरा एक क्रिस्टल मिल जाएगा। यानी कि पूरे क्रिस्टल का, पूरे आकाशीय जालक का एक सबसे छोटा सा यूनिट, जिसके रिपीटिशन करने से जब आप उसको रिपीट करोगे तो पूरा का पूरा एक सेट मिल जाएगा। जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा सा यूनिट सेल कहलाता है, वैसे पूरे आकाशीय जालक का, स्पेस लैटिस का जो 3D स्ट्रक्चर देता है, ये पूरा यूनिट सेल अगर रिपीट किया जाए तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? 3D स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है। तो ये इकाई आकाशीय जालक का स्पेस लैटिस का द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन द क्रिस्टल सच दैट द replication of the unit cell in 3 dimensions generates the entire crystal is called unit cell। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर पूरा क्रिस्टल उत्पन्न हो जाता है। त्रिविम मतलब कि 3D में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, अगर आपके पास और भी डिफिनेशन है तो आप उसको याद कर सकते हैं। एक अपने आप में जबरदस्त, कई बार तहलका में पूछे जाने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है कि विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण से समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल जो कि केमिकल रिएक्शन करा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। वैसे सेल को विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। विद्युत रासायनिक सेल वे हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यानी वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उस युक्ति को विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इंग्लिश में बच्चे देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में गैल्वेनिक सेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा डिवाइस, वैसा युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप इस विधा से ये याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें गैल्वेनिक सेल आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में आपको जानकारी है, जो आप ये देखते हैं। इसमें यही है ना कि अलग अलग कंटेनर लिए जाते हैं, कैथोड के लिए अलग, एनोड के लिए अलग। तो ये जो है हमारा एनोड का, जो मोर रिएक्टिव वाला होता है वो एनोड का। अब यहाँ पर जेडन है और यहाँ पर कॉपर है, जिंक और कॉपर का रॉड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखिएगा तो जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है।
जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेगा, इसलिए ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है और यहाँ पर एनोड निगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर होता है रिडक्शन अर्थात कि अवकरण होता है। ये बात बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और ये सॉल्ट ब्रिज है जिसको लवण सेतु के नाम से जाना जाता है, लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें आयनिक कंपाउंड भरे रहते हैं। ये क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है और ये एक्सटर्नल सर्किट को। पूरी तरह से जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के फाइनली विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जिंक को जिंक वाले सॉल्ट में रखा जाएगा, कॉपर को कॉपर वाले सॉल्ट में रखा जाएगा। ठीक है, याद रखना है सॉल्ट ब्रिज में ऐसा कोई मटेरियल नहीं भरना है जिससे प्रेसिपिटेट बनने की संभावना हो। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर हो। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ये भी क्लियर रहा होगा। अच्छा, एक और सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करिए। लोहे में जंग लगने का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में। लोहे की सतह से एक विशेष स्थान पर लोहे के परमाणु का ऑक्सीकरण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास लोहा है, ठीक है, अगर लोहा है, मान लीजिए कि ये लोहा है, तो इसके एक विशेष स्थान पर जहां जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है कि जहां विशेष पार्टिकुलर जो जगह है, प्लेस है, वहां पर ऑक्सीकरण होगा। किसका, लोहे के परमाणु का। ऑक्सीकरण करने का मतलब कि इस तरीके से कि Fe2+ आयन में परिवर्तन हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यह स्थान किसका काम करेगा, एनोड का। जिस स्थान पर ये क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ी देर पहले विद्युत रासायनिक सेल में मैं आपको समझाया कि अगर हम एनोड की बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीकरण बचिए। तो यहां पर देखिए कि जब ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनल का काम करेगा, एनोड का। अब देखिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु से होकर धातु के एक दूसरे स्थान पर, यहां एक तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो ये दूसरे स्थान पर जाकर H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं और यह दूसरा स्थान जो होता है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करता है। तो एक एनोड का काम हो गया और एक कैथोड का, और ये विद्युत रासायनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देना है। तो एनोड और कैथोड का काम करता है। अभिक्रिया में बने Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर के Fe3+ आयन में बदल जाता है, जो धातु की सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O3 Fe2O3.XH2O लोहे के जंग का एक फॉर्मूला समझिए, ऐसे किया जाता है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में जमा हो जाता है और यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। अगर आप इसका इंग्लिश मीडियम में यही चीज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, द आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट कन्वर्ट्स Fe2+ आयन एंड लिबरेट्स द इलेक्ट्रॉन। दिस प्लेस एक्ट एज एनोड, वो एनोड की तरह काम करता है। उसके बाद दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द मेटल टू ईच अदर in the presence of an H+ ion to reduce oxygen, this place act as the cathode। और यहाँ पर क्या होता है कि फाइनली Fe3+ जो होता है डिपॉजिटेड ऑन द मेटल सरफेस एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वही बात आ गई, इसमें ज्यादा विशेष कुछ है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। Fe2O3.XH2O वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है, यही जंग रस्टिंग कहलाता है। धातु के वैद्युत शोधन की विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो धातु का जब आप शोधन की बात करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, वैद्युत शोधन की बात कर रहा है इलेक्ट्रोरेफिनिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अशुद्ध धातु का एनोड बना लेते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड बना लेते हैं। ये कैथोड हम बना लेंगे और एक क्या बना लेंगे बच्चों, एनोड बना लेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे इम्प्योर मेटल को रखना है, अशुद्ध धातु को रखना है, और कैथोड पर किस धातु को रखना है, शुद्ध धातु को रखना है। शुद्ध धातु कैथोड का काम करता है, अशुद्ध धातु एनोड का काम करता है। हम क्या करेंगे कि इसमें जिस धातु का रहेगा उस धातु का लवण डाल देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये दिस दैट हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद
अशुद्धि इसमें घुल जाएगा और धातु आयन बन करके कहाँ आएगा, विलयन में। अब विलयन में जब धातु आएगा पॉजिटिव आयन बन करके, तो ये तुरंत कहाँ भागेगा, माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस आकर्षण करेगा, उसको बुलाएगा। तो माइनस उस आयन को क्या कर लेता है, इस पर बुला लेता है। तो फाइनली ये सब कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, कैथोड पर। यानी पूरी तरीके से जो धातु है वो पहले कहाँ आया, अशुद्ध धातु को हमें शुद्ध कर, यानी कि हम इस सब को अशुद्धि हटा करके एक जगह इकट्ठा कर लेना था, सब शुद्ध को। तो हम क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु तो एनोड के रूप में है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातुएं कहाँ आने लगती है, वैद्युत अपघट्य के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर वो आने लगती है घुलकर, आयन बन करके। इंप्योरिटीज जो रहता है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, नीचे बैठ जाता है, जो एनोड मड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आयन बन करके आया है धातु, ये तो अपना जगह खोजेगा फिर, तो वो आयन, धातु का आयन पॉजिटिव आयन होता है, प्लस चार्ज वाला, तो वो फाइनली कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा, माइनस पर। माइनस कौन है, कैथोड। इस प्रकार से टोटल अशुद्धि इधर आ गई एनोड मड के फॉर्म में, और धातु हमेशा कहाँ चला गया, कैथोड पर। तो क्लियर हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग धातु के वैद्युत शोधन के लिए अशुद्ध धातु को आपने क्या बनाया था, एनोड, अशुद्ध धातु का एनोड बना लेते हैं, और उसी धातु का दूसरा शुद्ध रूप रहता है जो कैथोड का काम करता है। धातु के वैद्युत शोधन के लिए अशुद्ध धातु को एनोड बना लेते हैं तथा उसी धातु का शुद्ध रूप को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रोड उसी धातु के विलय लवण के विलयन में डाले जाते हैं, डूबा होता है। अगर मान लीजिए जिंक का धातु है तो जिंक का लवण होगा, कॉपर का है तो कॉपर का लवण होगा। जिस मेटल का हम लोग शुद्धिकरण करने वाले होते हैं, रेफनिंग करेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में यूज करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, तब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य से धातु के आयन कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। एनोड से इम्प्योर मेटल्स जो होता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिसॉल्व होने लगते हैं, और जो मेटल होते हैं वो मेटेलिक आयन के फॉर्म में पहले सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन से फिर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं प्योर फॉर्म में। और उसी मात्रा में अशुद्ध धातु एनोड से, अशुद्धि जो होता है वो एनोड से निकल कर कहाँ, नीचे जमा हो जाती है। अशुद्ध धातु, ये अशुद्धियां जो है एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में जमा हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा वही लैंग्वेज है, ठीक है। एथिल एल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों, एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल को कन्वर्ट करना है, किसमें, क्लोरोफॉर्म में। एथेनॉल से आप क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं, तो एथेनॉल में विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एवं जल मिलाकर मिश्रण का श्रवण करके क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। यहां पर देख लीजिए आप, ये विरंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, H2O के साथ रिएक्शन करवाया गया तो ये CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 बनता है। अब देखिए, ये Cl2 गैस एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है। एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो पहले क्या बना, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब ये एसिटाल्डिहाइड फिर अधिकता क्लोरीन के साथ फिर रिएक्शन किया तो क्लोरल बना लिया। क्या बना लिया, क्लोरल। ये क्लोरल है, याद रखिएगा। CCl3CHO किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरल का। फाइनली ये क्लोरल फिर CaOH का होल ट्वाइस से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है और कैल्शियम फॉर्मेट बनाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। तो एथिल एल्कोहल में विरंजक चूर्ण और जल मिला करके जब हम उसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो बनता है बच्चों क्लोरोफॉर्म, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहला स्टेप में क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाने जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और पानी मिल करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2। अब इन दोनों का हम बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एथेनॉल, क्योंकि हमको एथेनॉल से ही क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो एथेनॉल का रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे, करा दिया तो बन गया एसिटाल्डिहाइड। फिर एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया हम फिर Cl2 से वापस कराएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है। इससे हम रिएक्शन कराए तो क्लोरल बना। अच्छा, ये तो हो गया, इसका अभी तक यूज नहीं ना किए हैं, ये भी तो काम में आएगा। अब हम क्लोरल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, क्लोरल के साथ CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन कराते हैं।
ये बन गया क्लोरोफॉर्म और ये कैल्शियम फॉर्मेट साथ में बन गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं एकदम क्लियरली ले सकते हैं, किसी इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, ले लीजिए। हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का IUPAC नेमिंग लिखना है। IUPAC नेमिंग लिखना है किसका? यहां पर जो आप देख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH, इसका IUPAC ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है और ये ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है कि इस तरह का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। चलिए इसका PDF चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए इसमें कैसे आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहला कि आपको लंबा चैन खोजना होता है, काउंटिंग 1 2 3 4। IUPAC नेमिंग का इस तरह के कंपाउंड, एमीन का अलग होता है, एमीन को छोड़ करके इस सबका क्या है, सबसे पहला होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। अब देखिए इसमें कोई प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट कितना हो गया, 4 कार्बन है तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूट। उसके बाद PS क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2ENE। अब देखिए उसके बाद 1 ओइक एसिड, लेकिन यहां पर E नहीं रहेगा क्योंकि यहां O आ गया है। ठीक है, तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका हो गया, मिला लीजिए एक बार सभी कोई। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिए आप सभी कोई, अब ये देखिए ये आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी अमीन है। क्या है, सेकेंडरी अमीन है, 2 R लगा है, 1 H लगा है। अगर 3 एल्काइल समूह लग जाता तो टर्शियरी। अब इसमें नामकरण कैसे होगा, इसका नामकरण, इसके नामकरण में एन मेथिल छोटा वाला का N के साथ दे देते हैं, और ये टोटल 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनामीन ये इसका नामकरण हो गया, एन मेथिल प्रोपेनामीन इसका। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है उपशामक से आप क्या समझते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है, यहां से ये क्वेश्चन बनता है। ट्रैंक्विलाइजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैंक्विलाइजर्स? ये क्या होता है बच्चों, जब भी किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा हो, उत्तेजना हो, मानसिक तनाव हो जाता हो, चिंता हो जाता हो, तब जब उसके लिए हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो हम औषध इस्तेमाल करते हैं, रसायन इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है ट्रैंक्विलाइजर्स, यानी कि उपशामक कहलाता है। आप देख सकते हैं वैसे रसायन जो रोगी को उत्तेजना, मानसिक तनाव तथा चिंता को कम करता है। जब रोगी के उत्तेजना को, एक्साइटमेंट को, मानसिक तनाव को, एकदम मेंटल स्ट्रेस जो रहता है, चिंता रहता है, टेंशन, उसको कम करेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, उपशामक कहते हैं। उपशामक का दिमागी उपचार में भी व्यवहार किया जाता है। जैसे कुछ दवाइयां हैं, सेकोनल, इक्वानिल, वेलियम, जो कि ट्रेंडिंग दवाइयां हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वेलियम क्या है। वेलियम कैसा दवा है, एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर्स दे देगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो केमिकल्स दैट रिड्यूस एरोसॉल, मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी इन द पेशेंट आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। द ट्रैंक्विलाइजर्स आर ट्रीटेड इन द ब्रेन ट्रीटमेंट, एग्जांपल में सेकुनल, इक्वानिल और वैलियम। ये सब ध्यान रहेगा आप सबको। PDF इसका चाहिए, ठीक है, तो एक काम करो, इसके PDF के लिए वो साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कर लेना और उसके ऊपर PDF दिखेगा। मैं क्लास के बाद वहां पे अपडेट करवा देता हूँ। क्लास के 10 मिनट बाद वहां पे PDF नोट्स में VVI क्वेश्चन केमिस्ट्री करके मिल जाएगा। VVI क्वेश्चन केमिस्ट्री करके वहां दे देंगे, ले लेना आप सब। अगला सवाल, बेकेलाइट पर संक्षिप्त। बेकेलाइट जो है वो एक साइंटिस्ट, बेकलैंड एक नाम के साइंटिस्ट थे, यही सबसे पहले बनाए थे। इसको बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, वैसे तो पॉलीमर चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाया हूं, अगर इसका विशेष जानकारी चाहिए तो उस चैप्टर में देख सकते हैं आप। फिनॉल को क्षार या एसिड के साथ
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट के लिए जब भी आपसे मोनोमर की बात करें तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड ध्यान रखिएगा, इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण करा करके बनाया जाता है। यह विद्युत एवं उष्मा प्रतिरोधी होता है, यानी कि विद्युत और उष्मा प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण तथा खाना पकाने के लिए बर्तनों के हैंडल, विद्युत प्लेट, आप कुकर का वो सब देखे होंगे ना, हैंडल में जो काले रंग का ये सब लगा होता है, हैंडल बनाने के लिए, विद्युत प्लेट बनाना हो, बिजली का प्लग बनाना हो, स्विच बनाना हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, उष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है, प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो पॉलीमर चैप्टर में वन शॉट पढ़ाया हूं, उस पर आप सबका प्यार बहुत मिला है, उसमें आप देख लीजिएगा, बेकेलाइट का पूरा डिटेल सब बता चुके हैं। अच्छा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण से आप ऑलरेडी परिचित होंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन है, अधिशोषण हुआ है, पर यहाँ दो प्रकार के सिचुएशन क्रिएट होता है। पहला सिचुएशन कि जो चिपका हुआ है वो मजबूती से चिपका हुआ है या कमजोर से बल से चिपका हुआ है। अगर कमजोर बल लग रहा है कि चिपका करके फिर वापस हटाया भी जा सकता है, इसका मतलब वो कमजोर है। एक बार चिपका दिया गया फिर वापस नहीं हटेगा, इसका मतलब मजबूत बल लगा है। तो सिचुएशन दो केस वाला हो गया, चिपकाए हैं, कमजोर है कि मजबूत है, ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर वीक फोर्सेस है तो फिजिकल, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन, यानी कि मजबूत आकर्षण बल नहीं है, अर्थात कमजोर वांडरवाल्स बल लगा हुआ है, तो समझिए कि वो भौतिक अधिशोषण है, अर्थात ये कमजोर रूप से चिपका हुआ है, मन किया चिपकाया फिर वापस हटाया, यानी कि ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, चिपका करके वापस हटाया जा सकता है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पर क्या है कि या तो कोवैलेंट बॉन्ड लगा है या आयनिक बॉन्ड लगा है। अब ये चिपक गया तो हटाना बड़ी मुश्किल है इसको, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको जानकारी में होना चाहिए कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु, जो चिपका हुआ अणु है, वो अगर वांडरवाल्स बल जैसे कमजोर बलों से चिपका है तो उसको भौतिक अधिशोषण। लेकिन जब रासायनिक बंधन जैसे सहसंयोजन बंधन हो, आयनिक बंधन हो, इस बंधन के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अधिशोषण, यानी कि केमिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं। एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे आप बनाइएगा, एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाना है, सबसे पहले एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH, रिएक्शन करा दिया CaOH का होल ट्वाइस से, क्या होगा Ca, इसका दो अणु रहता है, दो मोल का इसको मानना है, तो ये CaCH3COO मिला लेगा। अब देखो इसमें दो हाइड्रोजन है, यहां पर ये वाला दो हाइड्रोजन OH और OH, देखो दो दो चार, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि इसको 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को हम 2H2O कह सकते हैं। देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन, 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन और OH2 मिलकर के H2O बना लिया, और ये CaCH3COO का होल ट्वाइस, यानी कि ये कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण कराते हो, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण कराना जानते हो, ये तो कई बार बताया गया है, ये वाला सिचुएशन, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण आप जानते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो क्या होता है, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, CaCO3 निकल गया तो क्या बचा, CH3CO CH3 और यहां पर क्या निकल गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ये, तो ये आप एसिटिक एसिड से एसीटोन बना सकते हैं, ये आपका एसीटोन रहा। चले कहां से थे आप, एसीटोन, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड का सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, उसके बाद कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हुआ और कैल्शियम एसीटेट का
एक्स्ट्रा डिस्टिलेशन करवा लिया तो बन गया एसीटोन। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला देखिए 11 नंबर सवाल, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है क्यों? देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ऐसा एक्ट करता है जैसे माने कि एसिड की तरह भी और एल्डिहाइड की तरफ भी। ऐसा क्यों? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं HCOOH। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, HCOO फिर OH, ये है। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा तो आपको दो सिचुएशन यहाँ पे मिलने वाला है। एक तो ये है, आप इसको देखिए कि ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप की उपस्थिति यानी कि एल्डिहाइड है, तो इससे वो एल्डिहाइड जैसा भी बिहेव करता है जरूरत पड़ने के अनुसार। आप दूसरी तरफ ये देख सकते हैं इधर वाला ग्रुप यानी कि COOH जो कि एक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसके वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेव करता है और CHO की वजह से ये एल्डिहाइड का बिहेव करता है। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल में CHO समूह भी है और COOH समूह दोनों ही उपस्थित रहता है। दोनों उपस्थित रहता है तब जाकर के ये ऐसा बिहेव करता है। समझ आ गया? समझ आ गया? अभी एग्जाम को लेकर के कुछ भी नहीं, क्योंकि कल जो भी एक छोटा सा क्लिप न्यूज का बना है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा संभावित है, क्या टल सकती है, इतना बना है। लेकिन अब इस पे अभी कुछ आगे का टिप्पणी नहीं है। सिचुएशन ऐसा कि अभी 31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आप कल का जो भी न्यूज पोर्टल होगा आप उस पर पढ़े होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो लेना चाहते हैं इसका। इसलिए एग्जाम को लेकर के अभी फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता। मे भी परीक्षा हो भी सकती है, बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षा मंत्रालय, नीतीश कुमार जी हो गए, शिक्षा मंत्रालय हो गई, जो भी बिहार के और माननीय गण लोग हैं उन लोग इस बात पर टिप्पणी देंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये नीतीश कुमार जी समझेंगे, शिक्षा मंत्रालय समझेगा, हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है ना? हाँ, इसका PDF सुनिश्चित है, मिल जाएगा। 12 नंबर सवाल चलते हैं। एनिलीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करिए? ये तो मुहर लगा लो, ठप्पा लगा लो, ठप्पा लगा लो, कई बार इस क्वेश्चन से सामना हुआ है। एनिलीन बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ जाता है तो आप उसको क्या समझते हैं? एनिलीन। बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लग गया है तो ये एनिलीन हो गया। एनिलीन से सबसे पहले हम बना लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए जो हमारे पास उत्प्रेरक के रूप में पदार्थ चाहिए वो क्या चाहिए? NaNO2 और HCl के साथ हम जब एनिलीन का अभिक्रिया इतना टेम्परेचर पर कराते हैं तो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवा देते हैं H2 एसिड की उपस्थिति में। तो आप समझ सकते हैं H और OH यहाँ पर रहता है। सिंपली समझिए H और OH वाला बात समझ लो। H क्या करेगा? Cl को साथ दोस्ती कर लेगा। N2 ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप है तो N2 के रूप में भाग जाएगा, OH यहाँ पे चिपक जाएगा। N2 लिविंग ग्रुप है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, छोड़ के निकल गया, ये HCl बन के निकल गया और ये OH बच गया तो लग गया। यानी कि देखिए आप एनिलीन से क्या बना लिए? फिनॉल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए आपको एक स्टेप गुजरना पड़ेगा जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। हाँ हाँ, आज शाम को हिंदी का क्लास होगा। तबीयत ठीक नहीं था इसलिए क्लास नहीं हो रहा था। आज शाम को 7 बजे हिंदी का क्लास ऑफिशियल मॉडल पेपर करवा देंगे। परसों माने कि चलो कल परसों में बायो का 2009 से 2021 तक का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है ना? सब हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है। अल्फा हेलिक्स संरचना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये पूछा है और पूछता भी है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे अल्फा हेलिक्स वाला, उसमें कौन सा बॉन्ड उत्तरदायी होता है? स्थायित्व स्टेबिलिटी के लिए कौन सा बंध उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है? तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जिम्मेवार होता है। कौन सा बॉन्ड?
हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अम्लीय माध्यम में एसिटाल्डिहाइड और HCN की अभिक्रिया दिखाना है। देखिए इस रिएक्शन को हम लोग ये बहुत ही आसान रिएक्शन होता है। एसिटाल्डिहाइड का मतलब ये हो गया CH3CHO, रिएक्शन HCN के साथ कराना है। अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे। CH3C देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और ये H हम ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन कराना है HCN के साथ, तो यहाँ पे आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस कैटायन बना। अब ये क्या होगा कि माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये प्लस इसके साथ माइनस चला गया इसके साथ, यानी कि C के साथ सीधे CN जुड़ जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा। तो ये CH3 C H OH और ये CNC बन गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, CH3CHO और HCN के साथ रिएक्शन करवाया गया तो वही है, क्या मैकेनिज्म है, ये टूटा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस और ये माइनस अटैक हुआ CN प्लस के पास और प्लस माइनस के पास। तो ये OH देख सकते हैं, रेड वाला, रेड देखो ब्लैक ये है और रेड H यहाँ पे जुड़ गया, और ये CN जो रेड कलर में दिख रहा है वो C के साथ जुड़ गया, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है R, वो अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब ये समानुपातिक स्थिरांक, ये समानुपाती हटेगा तो एक समानुपातिक स्थिरांक लगेगा, ये हटा तो बराबर और K लग गया, ठीक है, A के पावर X B के पावर Y। अब ये K जो है यही समानुपातिक स्थिरांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है, ये वेग स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक है जो किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया का वेग यानी कि R और उसकी सांद्रता, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस कह लीजिए, रिएक्टेंट कह लीजिए, उसके बीच एक संबंध बताता है, कौन? K, ठीक है ना। कि वेग स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक है जो किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया का वेग यानी कि R तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच का क्या बताता है? एक संबंध बताता है। यानी कि द रेट कांस्टेंट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच रिलेट्स द वेलोसिटी, या फिर रेट, वेलोसिटी नहीं रेट कहा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एज अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोज क्लास लेते ही हैं, ऐसा नहीं है बस पिछले कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं था तो नहीं ले पा रहे थे, स्वास्थ्य बिगड़ गया था। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम को लिखिए। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु की संख्या पर डिपेंड होने वाला गुण अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, वैसा गुणधर्म, विलयन का वैसा गुण जो केवल अणु की संख्या, और किसके अणु की संख्या? विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। विलय क्या है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कितना संख्या में अणु है वो डिपेंड करता है, वो फैक्टर करता है। अब कौन कौन से होते हैं ये याद रखो, बस यही होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, इससे अलावा और कुछ नहीं। विलयन का परासरणी दाब,
वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। ये जो होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी ये अणुसंख्या गुणधर्म होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, 16 क्लियर हो गया। 17 वांट ऑफ फैक्टर आई प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म और सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के अनुपात को क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं, छोटा सा रहता है। एथिलेमिन को देखिए, ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होता है। एथिलेमिन को HgCl2 की उपस्थिति में CS2 के साथ गर्म करने पर क्या होता है, what happens when ethylamine is heated with HgCl2 in the presence of CS2। इस रिएक्शन को मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहा जाता है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है भाई, RNH2, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या है, इसमें अपने पास एथिल एमीन है, तो हम क्या ले लेंगे, CH3CH2NH2। R की जगह पे हमने C2H5 लगा दिया, NH2 लग गया, एथिल एमीन। अब देखिए CS2 के साथ, CS2 कहने का मतलब कि इसको अगर हम ऐसे लिखें तो डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ दोनों सल्फर अटैच रहते हैं। HgCl2, इस कॉन्सेप्ट पर आप चलिए, ये दोनों हाइड्रोजन एस को लेकर के फरार हो गया, तो इसके साथ सीधा ये जुड़ जाएगा, ठीक है। R के जगह पे हमारे पास C2H5 है, यहाँ पे आप डायरेक्ट C2H5 भी लिख सकते हैं। C2H5 के साथ N जुड़ा है, N हो गया। अब देखिए N के साथ दो बॉन्ड है, तो ये तो दो बॉन्ड खत्म हो गया, तो बॉन्ड है लेकिन जगह खाली है, तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, C, फिर डबल बॉन्ड S, जिसको कहा जाता है एथिल आइसोथायोसाइनेट। हम कहेंगे एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। और इधर क्या निकल गया, H2S। तो ये हो गया मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। R के जगह पे जो भी रहेगा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं खुल करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले भी सकते थे आप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की किन्हीं दो उपयोगों के लिखिए। ये अपने आप में बड़ा ही मस्त सवाल है, कई बार पूछा है, आप भी इसको ध्यान में रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या काम आता है, इसका उपयोग न्यायिक फॉरेंसिक लैब में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेंसिक लेबोरेटरी के अंदर न्याय के लिए, न्यायिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचानने में, आपने कई बार आप CID वगैरह देखते हैं, डीएनए टेस्ट करके कई चीजों को पता लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का पैतृत्व का निर्धारण कि ये बच्चा इनका है या नहीं, कभी रोड पर भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनकी पहचान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, हमको लगता है 19 सवाल ही है, कोई बात नहीं, ये आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा। ऐसे कई सेशन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक नाम से प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसमें आप सभी को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार क्लासेस जो चल रही है उस पर आप बने रहें, फिर हम भी अब लगातार बने रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे, क्षमा चाहते हैं आप सबसे। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज शाम 7 बजे जुड़िएगा जरूर सभी कोई, क्योंकि आज हिंदी वाला ऑफिशियल मॉडल सेट करा सकते हैं, कराएंगे आज। मिला जुला के मैं कहूँ तो 2009 से 2021 तक का फिजिक्स करवा दिया हूँ, केमिस्ट्री करवा दिया हूँ, हिंदी करवाया गया है, इंग्लिश भी हो गया है, बचा है मैथ और बायो ही केवल बचा है, बाकी सब हो गया है। हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, फिजिक्स भी करवा दिया हूँ, केमिस्ट्री भी। नहीं देखे हो तो देख लेना। मिला जुला के जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अगर क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, माशाल्लाह, फिर सब्जेक्टिव भी लेकर के आ रहे हैं। एक एक वीडियो में, एक ही वीडियो में 2009 से 2021 तक सब्जेक्टिव चल रहा है, आ जाएगा जल्दी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच बच्चों, कमेंट कीजिएगा।